जयपुर में एक धनी व्यक्ति सुदर्शन रहता था। आसपास बहुत सारे व्यापारी थे और इसीलिए उसके लिए बहुत अवसर रहते थे। वो अपना सारा पैसा एक कमरे के अंदर नकद में रखता था और उस पर हमेशा ताला लगा के रहता था। उसका राजेंद्र नाम का एक बेटा था जो एक अमीर बच्चा होने के कारण बहुत घमंडी था। वो बहुत बदमाश था और पिता ने कभी उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। उसी गांव में किश्तैया नाम का एक किसान रहता था जो गरीब था और दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता था। थोड़ी सी आमदनी से वो अपने बेटे हरीश को पढ़ा लिखा रहा था। हरीश एक बहुत ही मेहनती और होनहार बच्चा था जो दिए की रोशनी में अपनी पढ़ाई करता था। जैसे ही किश्तिया उसके स्कूल के शिक्षक को देखता, सर, क्या मेरा बच्चा रोज स्कूल आता है? हाँ, वो पढ़ाई भी करता है और खूब मेहनत भी। उसे अच्छे अंक भी मिलते हैं, लेकिन उसे और मेहनत करनी चाहिए। शिक्षक की बात सुनकर किश्तिया को अपने बेटे पर गर्व होता और जब वो घर लौटता तो हमेशा हरीश को पढ़ते हुए देखता। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, एक दिन, बच्चों, क्या आप जानते हैं कल कौन सा दिन है? हाँ, बताओ, कौन बताएगा? क्यों सर, आप नहीं जानते क्या कि कल कौन सा दिन है? उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंस दिए। हरीश फिर उठा और बताया कि कल फादर्स डे है। गुड हरीश, इसका मतलब है कि आप सभी को अपने पिता को कल धन्यवाद देना है। ये दिन उसी तरह मनाया जाता है जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। तुम उन्हें कुछ अच्छा उपहार भी दे सकते हो। अब सब अपने पिता के बारे में बात करो। इधर आकर, कौन आएगा सबसे पहले? मेरे पिता बहुत अमीर आदमी हैं, जिनके पास पैसे से भरा एक कमरा है और वो बहुत सारा सोना पहनते हैं। राजेश के अपने पिता के बारे में बात करने के तरीके पर बच्चे हंसने लगे। फिर हरीश उठा और अपने पिता के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर सबने तालियां बजाई। आज फादर्स डे है और सुदर्शन का बंगला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। वहाँ हर कोई पार्टी के लिए आता है और दामोदर अपने बेटे के फादर्स डे समारोह की योजना के तरीके से बहुत खुश महसूस करता है। उनका वो शिक्षक भी पार्टी में शामिल होता है। राजेंद्र एक बड़ा केक लाता है जिस पर हैप्पी फादर्स डे लिखा होता है। ये एक अमीर आदमी के बेटे का फादर्स डे है और मैं जानना चाहता हूँ कि हरीश इसे कैसे मना रहा है। शिक्षक फिर हरीश के घर पहुँचता है और देखता है कि घर में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वो देखता है कि हरीश एक प्लेट पर गाजर और खीरे के कुछ टुकड़े एक बन के बीच में रखा है। बन के बीच में एक छोटी सी मोमबत्ती है। बेटा, तुम इस सब के लिए क्यों परेशान हुए? आज फादर्स डे है पापा, और शिक्षक ने हमें इसे अपने घरों में अपने तरीके से मनाने के लिए कहा। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मैंने जो कर सकता था वो किया। हरीश फिर उस बन को अपने पापा से कटवाता है और उसे खिलाता है। किश्तिया भी उसे एक टुकड़ा खिलाता है। पिता साक्षात मंदिर है, जब तक जीवित हूँ मैं इस मंदिर की रक्षा करूँगा। ये कहकर हरीश अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है और उनका आशीर्वाद लेता है। किश्तिया ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गले लगाया। शिक्षक ने बाहर खड़े होकर ये सब देखा और शांत मन से वहाँ से चला गया। विधवा माँ की कठिनाइयाँ। सुल्तानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सुभद्रा के साथ उसका बेटा मधु रहता था। मधु की नौकरी थी और अपनी माँ की भली भांति देखभाल कर रहा था। एक दिन मधु अपने साथ काम करने वाली एक लड़की सोनिया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। सुभद्रा खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सोनिया, तुम अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं चलना? मुझे आज बहुत कमजोरी लग रही है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। चलो तो अस्पताल लेकर चलूं तुम्हें। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाम को तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तुमने तो। क्या कह रही हो सोनिया डार्लिंग? क्या ये सच है कि कुछ ही महीनों में हमारा बच्चा आने वाला है? ओहो सोनिया, आई लव यू सो मच। आज मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी सुभद्रा बाहर आती है। बधाई हो तुम दोनों को। मैं बहू के गर्भवती होने पर बहुत खुश हूँ, लेकिन याद रखो कि बच्चे होने के बाद परिवार का खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए ऑफिस जाओ। वो अपनी माँ की बात नकार नहीं सका और चला गया। सोनिया घर पर रहकर आराम करती है और मधु इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसे सारी चीजें मिले। 9 महीने के बाद उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। मधु खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर घर आता है, लेकिन विधि का विधान कि एक दिन मधु की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। सोनिया तड़प उठती है। किसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं।
अरे अभागन औरत, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा, वरना इनके सामने होने से मैं भी मर जाऊंगी। जन्म लेते ही अपने बाप को खा गए, मैं इन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जा लेकर इन्हें। आप इन मासूम बच्चे को इतनी कठोर बातें क्यों कह रही हैं? अगर आज अचानक आप हमें घर से निकल जाने के लिए कहेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? जब तक आपके बेटे जीवित थे, क्या मैं बस तभी तक थी आपकी बहू? ये आप ही के तो है। तुम जाती हो या मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर निकालूं? सोनिया ने बहुत असहाय महसूस किया और वो और नहीं समझा सकी और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर निकल गई। रात हो चुकी थी। उसने बस स्टॉप के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में आश्रय लिया। उसे भूख लगती है और वो सोचती है कि वो कुछ खाएगी तभी अपने बच्चों को दूध पिला सकेगी। मजबूरन वो सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगने लगती है, जिसके लिए कुछ लोग उसे पैसे देते हैं और कुछ उसको जलील करके चले जाते हैं। पैसे लेकर वो पास के एक होटल में जाती है और एक गिलास उबला हुआ दूध लेकर आती है। अपने बच्चों को दूध पिलाती है और वे सो जाते हैं। वो अपनी और अपने बच्चों की हालत पर आंसू बहाती है। वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भीख मांगती रहती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और एक दिन जब वो काम के लिए निकलती है, कुछ दूरी पर उसकी सास सुभद्रा अचानक बेहोश हो जाती है। उसके दोनों बच्चे होश में लाने के लिए सुभद्रा पर पानी छिड़कते हैं। जब वो होश में आती है तो उसे आश्चर्य होता है कि उनके चेहरे उसके बेटे से मिल रहे हैं। तुम दोनों की शक्ल मेरे बेटे से मिल रही है। हम आपके बेटे जैसे नहीं, अपनी माँ के जैसे दिखते हैं। हमारे कोई पापा नहीं। जब हम पैदा हुए कुछ समय बाद वो मर गए। देखो वो रही हमारी माँ। सुभद्रा उस ओर देखती है और सोनिया को सड़क पर भीख मांगते पाती है। उसे खुद पर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो सोनिया, अपने दुख में खोकर मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया। जिनके लिए मैंने सोचा था कि मुझे भी मार डालेंगे, उन बच्चों ने आज मेरी जान बचाई है। सोनिया को अपनी सास की बात सुनकर तसल्ली होती है और वो अपने बच्चों को लेकर वापस घर लौट जाती है। सुल्तानपुर में मीनाक्षी अपने पति रमेश और सौतेली बेटी सोनी के साथ रहा करती थी। मीनाक्षी सोनी को पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे गलत शब्द बोलकर ताना मारती थी। एक दिन सोनी का कुत्ता शेरू लापता हो जाता है। पापा, क्या आपने शेरू को देखा? दिख नहीं रहा कहीं भी। मैं ढूंढ दूंगा शेरू को, लेकिन इस शर्त पर कि तुम पहले अपना खाना खत्म करोगी। नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे मेरा शेरू नहीं मिल जाता। वो अपने कुत्ते के लिए अपने पिता को परेशान करके रख देती है और रमेश उसे ढूंढने निकल जाता है। इतने में मीनाक्षी सोनी के पास आती है। तुम पहले से ही हमारे लिए एक बोझ हो और अब उस कुत्ते की जिम्मेदारी भी डाल दी हमारे ऊपर। मेरे पापा इतना तो कमाते हैं कि मेरा और मेरे कुत्ते का खर्चा उठा सके। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। मीनाक्षी सोनी की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। रमेश ने मीनाक्षी को थप्पड़ मारते देखा और नाराज हो गया। मीनाक्षी, तुम्हें कुछ होश भी है? तुम एक छोटी बच्ची को ऐसे मार रही हो? मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम मेरी बच्ची की देखभाल करो। क्या हरकत है ये? क्यों किया तुमने उसे ऐसा? हाँ, ये गलत बात है। आइंदा ना देखूं तुम्हें इस तरह करते हुए। आई एम सॉरी। वो तुरंत वहां से चली गई। रमेश फिर शेरू को ढूंढ लाता है और उसे सोनी की गोद में देता है। वो उसे धन्यवाद देती है। रमेश के डांटने का मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगती है, अगर ये लड़की हमारे साथ यहाँ रही तो एक दिन निश्चित रूप से मुझे रमेश से अलग कर देगी। मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना ही होगा। कुछ करना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सोनी एक दिन घर का सारा दूध अपने कुत्ते को दे देती है। मीनाक्षी सुबह सुबह चाय बनाने के लिए किचन में दूध ढूंढती है, लेकिन उसे मिलता ही नहीं। वो फिर कुछ और दूध खरीदने की सोचती है और बाहर निकलती है तो वो शेरू को दूध पीते हुए देखती है। मैं देख रही हूँ कि तुम दिन ब दिन बदमाश होती जा रही हो। तुम घर का सारा दूध एक कुत्ते को कैसे दे सकती हो? मम्मा, शेरू बहुत भूखा था तो मैंने उसे सारा दूध पिला दिया। अब और ले आओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें तो कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे सभी गलत कामों में तुम्हारे पापा तुम्हारा साथ जो देते हैं। वो सोनी को फिर मारती है। ये सोचकर कि तुम छोटी लड़की हो, मैंने एक बड़ी गलती की। तुम्हारी बेहुदा हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। फिर वो सोनी पर चिल्लाने के बाद चली जाती है और सोनी अपने कुत्ते को पकड़कर रोने लगती है। मीनाक्षी सोनी को
घर से किसी भी तरह निकालने का फैसला करती है और रमेश के ना होने पर उसे घर से बाहर ले जाती है। शेरू मीनाक्षी के पीछे रेल की पटरियों के पास एक जगह तक जाता है। वहां आसपास कोई नहीं होता। मीनाक्षी सोनी को पटरी पर लिटा देती है और उसे रस्सियों से बांध देती है और वहां से चली जाती है। तभी एक ट्रेन ट्रैक पर सोनी के पास दंदनाती हुई आ रही थी। ये देखकर कुत्ता उसकी रस्सियों को फटाफट काटने लगता है और ट्रेन के आने से पहले सारी रस्सियां खोल देता है। सोनी बच जाती है और घर वापस जाती है। रास्ते में वो मीनाक्षी को सड़क पर बेहोश पाती है और पानी छिड़ककर उसे जगाने की कोशिश करती है। माँ, माँ, क्या हो गया तुमको? उठो। मीनाक्षी उठती है और सोनी को अपने सामने पाती है। माँ, क्या हो गया था? आप इस तरह बेहोश क्यों हो गई? मीनाक्षी सोनी को उसकी चिंता करते देखकर रोने लगती है। मैं तुम्हारी जैसी सुंदर दिल की बच्ची को मारना चाहती थी। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? कहीं अपनी माँ से नाराज क्यों होगा? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ माँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तब से मीनाक्षी सोनी और उसके कुत्ते की बेहद प्यार से देखभाल करती है। ये देखकर रमेश को तसल्ली मिलती है।